ओके, तो इससे पहले हमने 2 मॉड्यूल कवर कर लिया है ना। 2 मॉड्यूल में हमने क्या देखा? हमने देखा वेब एप्लीकेशन, काम कैसे करती है। तो हमने देखा HTTP प्रोटोकॉल। उसके बाद हमने देखा वेब एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर ना। ये हो गया फर्स्ट एंड ये हो गया सेकंड। इसमें हमने क्या बात किया? वेब एप्लीकेशन फंडामेंटल्स के बारे में। ठीक है, तो ये 2 मॉड्यूल हमारा कवर हो गया। इसमें हमने वेब एप्लीकेशन फंडामेंटल्स देखा। आज जो हम मॉड्यूल कवर करेंगे वो होगा हमारा 3rd नंबर का मॉड्यूल, एंड इसमें हम बात करेंगे प्रॉक्सीज के बारे में। नाउ प्रॉक्सीज क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आपको कोई आइडिया है प्रॉक्सीज है क्या? नो सर। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं पहले प्रॉक्सीज क्या है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्लाइंट में मैंने एक वेब एप्लीकेशन को ओपन किया है, example.com। अब यहाँ पे एक लॉगिन पेज है, जहाँ पे मुझको यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है। अब यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि यूजर नेम की जगह पे आप बस कैरेक्टर्स ही डाल सकते हो, पासवर्ड की जगह में आप बस नंबर्स ही डाल सकते हो। बट क्या हो कि आपको अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स डालने हैं। तो ये तो आप डाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा है। अब रिस्ट्रिक्शन कैसे लगता है? तो रिस्ट्रिक्शन जावास्क्रिप्ट की वजह से लगता है, ठीक है, जिसको हम वैलिडेशन बोलते हैं। तो कई वेबसाइट्स में हमें अगर कुछ भी टेस्ट करना हो तो हमें इन वैलिडेशन को बाईपास करना पड़ता है। अब जैसे लाइनक्स का कुछ कमांड हो गया ls cd, कुछ SQL का कमांड हो गया तो ऐसे जो कमांड्स है ना, ये हम डाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है। अब यहाँ पे नंबर की जगह में आप ये कैरेक्टर तो नहीं डाल सकते ना, यूजर नेम की जगह में आप ये स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं डाल सकते, है कि नहीं? यस सर। आई थिंक सचिन इज हियर। ओके, तो यूजर नेम की जगह में आप ये सारे कैरेक्टर्स को नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे क्या लगता है? वैलिडेशन लगता है। एंड जब भी हम टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग में हमें ये सब चीजें ही चेक करनी पड़ती है, ठीक है, कि कोई भी वेबसाइट है वो SQL कमांड ले रहा है नहीं ले रहा है। कोई भी वेबसाइट है और वेबसाइट का इनपुट फील्ड है वो ऐसे मिलिशियस कमांड ले रहा है कि नहीं ले रहा, जिसके थ्रू हम कमांड इंजेक्शन या फिर पूरा का पूरा बैकएंड जो सर्वर है उसको टेक ओवर कर पाए। अगर मैंने यहाँ पे cd ls ये सारा कमांड लगा दिया क्लाइंट के थ्रू, तो मैं तो पूरा का पूरा सर्वर को टेक ओवर कर रहा हूँ ना। मुझको यस सर्वर फिजिकल एक्सेस सर्वर का थोड़ी ना चाहिए, मैं तो रिमोटली एक वेबसाइट के थ्रू इस सर्वर को टेक ओवर कर ले रहा हूँ। मैं इस सर्वर को हम भी पहुंचा सकता हूँ। समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें प्रॉक्सीज की मदद चाहिए। अब ये सारी चीजें आप विदाउट प्रॉक्सीज भी कर सकते हो। जैसे ये वैलिडेशन है, इन वैलिडेशन को आप रिमूव भी कर सकते हो मैनुअली, और प्रॉक्सीज के थ्रू भी कर सकते हो। तो देखते हैं 2 तरीके। तो 2 तरीके वैलिडेशन को रिमूव करने के लिए, एंड देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा है मैनुअल। मैनुअल तरीका, फ्रंट एंड का कोई भी कोड आप उसको एनालाइज करो। वैलिडेशन कहाँ पे है?
वो पार्ट ऑफ द कोड को आप डिलीट कर दो। आपको पता है जब भी सर्वर से आप वेब एप्लीकेशन को मंगाते हो तो कौन सा फाइल आता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, है ना। एंड फ्रंट एंड में वैलिडेशन के लिए कौन सा फाइल रेस्पॉन्सिबल है, जावास्क्रिप्ट, है कि नहीं। यस सर। जावास्क्रिप्ट के थ्रू फ्रंट एंड में वैलिडेशन होता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वैलिडेशन रिमूव करना है तो HTML या फिर जावास्क्रिप्ट का फाइल एनालाइज करना पड़ेगा एंड वहाँ पे जहाँ पे वैलिडेशन लगा है उस पार्ट को आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि फ्रंट एंड में जो भी चीज़ है उसको आप इजीली कंट्रोल कर पाओगे। बैक एंड में वैलिडेशन है उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये तो हो गया मैनुअल तरीका। एक दूसरा तरीका है प्रॉक्सीज। ये दूसरा तरीका है प्रॉक्सी। अब ये प्रॉक्सी है क्या, इसको हम देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका है। मैनुअल तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हमें कोड एनालाइज करना पड़ेगा बार बार, जितनी बार पेज रिफ्रेश होगा उतनी बार आपको जो कोड है उसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये कन्वीनियंट नहीं है। तो इसके बिहाफ पे हम क्या यूज करेंगे, हम प्रॉक्सीज यूज करेंगे। अब देखिए प्रॉक्सी है क्या। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, एक सिंपल एंड एडवांस सॉफ्टवेयर है जो मिडल मैन की तरह काम करता है। MITM, मैन इन द मिडल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, क्लाइंट यहाँ पे है, वेबसाइट, आपका प्रॉक्सी यहाँ पे है एंड सर्वर यहाँ पे है। आपको पता है वेबसाइट या फिर जो ब्राउजर में आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, example.com, उसमें वैलिडेशन है लॉगिन फॉर्म में, है ना। आप SQL कमांड इसमें नहीं डाल सकते, आप लाइनक्स कमांड इसमें नहीं डाल सकते। इसमें वैलिडेशन है, यूजर नेम में आप बस यूजर नेम डालो एंड पासवर्ड में बस नंबर्स डालो। तो आपने इस वैलिडेशन को फुलफिल किया, आपने यूजर नेम में कोई भी एग्जाम्पल यूजर नेम डाल दिया एंड नंबर पासवर्ड की जगह में नंबर डाल दिया, ये रिक्वेस्ट किया आपने। ये प्रॉक्सी टूल यूज करके यहाँ पे इसको इंटरसेप्ट कर लिया, इंटरनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लाइंट से बाहर आपने इंटरनेट में इसको इंटरसेप्ट कर लिया। अब इंटरसेप्ट करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा रिक्वेस्ट आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ना तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो ब्राउजर में है ना तो सर्वर में है, तो यहाँ पे कोई भी जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन काम नहीं करेगा। तो आप इजीली यहाँ पे ये वैलिडेशन को बाईपास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नाम की जगह में आप कुछ भी कैरेक्टर डाल दो, नंबर की जगह में कुछ भी कैरेक्टर डाल दो, कोई भी वैलिडेशन यहाँ पे आपको रोक नहीं सकता। एंड आगे आप सर्वर को भेज दो ये, ठीक है। अगर सर्वर इस चीज को एक्सेप्ट करके अगर रिस्पॉन्ड करता है तो ये एक वल्नरेबिलिटी होगी, नहीं करता है तो सर्वर साइड में वैलिडेशन होगा। जैसे फ्रंट साइड में वैलिडेशन होता है वैसे सर्वर साइड में वैलिडेशन होता है, ठीक है। एंड ये जो हमने बाईपास किया ना, इसको फ्रंट एंड वैलिडेशन बोलते हैं। फ्रंट एंड या फिर फ्रंट साइड वैलिडेशन। अब बैक एंड वैलिडेशन भी होता है। तो फ्रंट एंड वैलिडेशन बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, क्यों, क्योंकि इजीली बाईपासेबल है। बैक एंड इजीली बाईपासेबल नहीं है, ये समझ गए आप। यस सर। तो इसी चीज को हम करने के लिए हम प्रॉक्सीज यूज करते हैं। अब प्रॉक्सी एक सॉफ्टवेयर है। अब देखते हैं हमारे पास दो मेन प्रॉक्सीज है, एक है बर्प, यस सर। और दूसरा जैप। दूसरा है जैप। ओके, फर्स्ट वाला कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कोई प्रोनाउंस करना चाहेगा। बर्प सूट। ओके, एंड सेकंड। जैप। ओके, तो जो फर्स्ट वाला है इसको बर्प सूट नहीं बोलेंगे, हम बर्प स्वीट बोलेंगे, ठीक है। ओके सर। तो ये प्रोनाउंस कैसे होगा, इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका है बर्प स्वीट, बर्प सूट नहीं, बर्प स्वीट। नेक्स्ट वाला जैप। अभी जो बर्प स्वीट है वो आपका दो वेरिएंट में आता है। फ्री, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी एडिशन,
एंड दूसरा है पेड, जिसको हम बोलेंगे प्रोफेशनल। ठीक है। एंड जो जैप है ना, वो टोटली फ्री है। अब ये फ्री क्यों है? तो ये जो जैप है इसको ओवास मेंटेन करता है। गॉट इट? इसीलिए फ्री है। समझे आप? यस सर। तो हमने प्रॉक्सी अंडरस्टैंड कर लिया, हमने प्रॉक्सीज कितने तरीके के होते हैं वो भी हमने देख लिया, एंड प्रॉक्सीज का मेन काम क्या है वो भी देख लिया, वैलिडेशन को बाईपास करना, रिक्वेस्ट को एनालाइज करना। ये कुछ मेन पॉइंट्स है प्रॉक्सीज के, समझ रहे आप? अभी हम इनको इंस्टॉल कैसे करें ये देख लेते हैं। तो हम सिंपली, हम यहाँ पे, अगर आपको बर्ब डाउनलोड करना है तो आप लिखेंगे ओके, आई थिंक मैंने प्रॉक्सी यहाँ पे इनेबल कर दिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउनलोड कम्युनिटी एडिशन और प्रोफेशनल कम्युनिटी एडिशन है ना, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। लाइनक्स में बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल मिलेगा आपको, विंडोज के लिए आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सिमिलरली आप जैप को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे जैप ये है, आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे तो जैप प्रॉक्सी आपका फ्री है, आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कोई किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो बर्ब आप लोगों को मिल चुका होगा फाइल, है ना? यस सर। सर वैसे जैप और बर्प में क्या बेटर रहता है? आपका जो बर्ब है वो इजी टू यूज है एज कम्पेयर टू जैप। जैप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जैप फ्री है। बट जो बर्ब है वो थोड़ा कन्वीनियंट है एंड काफी पॉपुलर है। कन्वीनियंट है इसीलिए सब लोग बर्ब को ही प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू जैप। ओके, ओके सर। तो यहाँ पे है बर्ब, आप लोगों को ऐसा फाइल मिला होगा। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे इस जिप फाइल को तो यहाँ पे हमारे पास होगा बर्ब। बर्ब को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके पास जावा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जेडीके 2022 दिया हुआ है। कुछ स्पेसिफिक जावा का वर्जन रिक्वायर्ड होता है बर्ब के वर्जन के लिए, या फिर स्टेबल बर्ब वर्जन के लिए। ओके, तो ये स्टेबल वर्जन है, ये जो जेडीके 22 है ये स्टेबल है। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं जावा को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स मिलेंगे, बर्ब, बर्ब सूट प्रो, रीडमी। रीडमी में हमने दे के रखा है कि इसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अगर रीडमी में मैं आपको दिखाऊं तो इसमें दे रखा है कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। ओके, अब डबल टैप करेंगे लोडर पे तो ये ओपन होगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटो रन है, इसको हमेशा अनचेक कीजिएगा। यहाँ पे अपडेट है, अपडेट आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखा देगा अभी लेटेस्ट कौन सा वर्जन है। यहाँ पे वर्जन है, अगर इस पे आप सिंपली क्लिक करेंगे ना तो एक अपडेट फाइल डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वो फाइल को सीधा रिप्लेस करना है, जो अपडेट होगा वो अपडेट ये वाला फाइल हो जाएगा। तो इसको आपको डिलीट कर देना है, जो नया फाइल डाउनलोड होगा उस फाइल को इसकी जगह रिप्लेस कर देना है। ठीक है,
एंड फिर अगर आप बर्प लोडर यूज करोगे तो आपका नया अपडेट हो चुका होगा। गॉट इट? पता चल गया अपडेट कैसे करना है? यस सर। ओके। यस। तो बट हम अपडेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे रन करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा एज पर द सिस्टम। एंड यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे देखिए, बाय डिफॉल्ट हम टेम्परेरी प्रोजेक्ट ही यूज करते हैं क्योंकि हमें प्रोजेक्ट जो है वो टेम्परेरी चाहिए होता है ना। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट है एंड यहाँ पे ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। बट हम मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेरी प्रोजेक्ट पे ही काम करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए ये प्रोफेशनल है, यहाँ पे आपको लाइसेंस दिख जाएगा। अगर ये फ्री होता तो यहाँ पे कम्युनिटी लिखा होता। नेक्स्ट करेंगे, स्टार्ट वर्क करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा। अब यहाँ देखिए वर्क स्टार्ट हो गया। यहाँ पे डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। डैशबोर्ड में आप सारी चीजें देख सकते हो, बट हमारा मेन जो रहेगा वो रहेगा प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में हम क्लिक करेंगे। अब प्रॉक्सी में यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी होंगी। प्रॉक्सी में है इंटरसेप्ट, हिस्ट्री, ब्राउजर, ठीक है। नाउ अगर आपको कोई भी HTTP ट्रैफिक इंटरसेप्ट करना हो तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा। आपके पास ट्रैफिक आ जाएगा, उसको आगे सर्वर में फॉरवर्ड करना हो तो ये फॉरवर्ड क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको वो रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर देना है तो आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है आप वही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में आप बस टेस्टिंग वेबसाइट ही ओपन करोगे ना, तो इसी वेबसाइट का रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। याद रखिएगा, इस ब्राउज़र पे जितनी वेबसाइट आप ओपन करोगे उतना आपको यहाँ पे ट्रैफिक दिखेगा। तो आप मेक श्योर कीजिए बस टेस्टिंग वेबसाइट ही आप इस पे ओपन कीजिए, ताकि आपका जो ये इंटरसेप्टर या फिर हिस्ट्री है वो क्लटर ना हो। एंड उसके बाद हमारे पास है मैच इन रिप्लेस एंड यहाँ पे है प्रॉक्सी सेटिंग्स। प्रॉक्सी सेटिंग्स में आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे यूजर इंटरफेस है, साइड पैनल में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको जो थीम है वो कैसा चाहिए, है ना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ब्राउजर, तो ब्राउजर पहले हम ओपन कर लेते हैं। तो ये है बर्प का ब्राउजर। एकछिन मात्रै जान्छु। 11 बजे गएर 12 बजे आइहाल्छु। केको लागि? केको लागि? के काम? के ल्याउनु छ? अँ।
हेलो। हाँ ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है एक एग्जाम्पल वेब एप्लीकेशन, ठीक है। ना, अभी 10 लाख नहीं हुए हैं। अभी देखिए वेब एप्लीकेशन हमारे पास यहाँ पे है। अगर मैं इंटरसेप्ट ओपन करूँ, मैंने इंटरसेप्ट तो कुछ किया नहीं है, लेकिन मैं HTTP हिस्ट्री में जाऊँ तो देखिए जो अभी वेबसाइट फाइल मैंने दे रहे ओपन हैं। किया था उसमें कौन कौन से फाइल किस किस ऑर्डर हाँ। में लोड हुए वो आ गया। तो ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक गेट रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास, अरे ये राहुल ने दिया है, फिर ये राहुल का सर्वर के पास गेट रिक्वेस्ट किया, फेविकॉन आया। बैकएंड नॉइस आ रहा है थोड़ा सा। ओके हेलो, मतलब क्या बोल रहे हैं? बैकएंड अब नॉइस आ क्लियर रहा है? काफी आ रहा है क्या नॉइस? है। हाँ। हेलो, हाँ ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। एक मिनट। हाँ। हेलो, अब सेम है, सेम सेम। हाँ। मतलब कोई कोई बात कर रहा है ना बैकएंड से। हाँ। एक मिनट। ना तो ये राहुल को याद है। हाँ ठीक है, पहले से बेटर है थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पे जो पहला रिक्वेस्ट सर्वर पे गया वो उसी ऑर्डर में आएगा। तो पहला क्या गया? पहला गया फेविकॉन, दूसरा क्या गया? होम पेज। तो इसी ऑर्डर पे आप यहाँ पे HTTP का हिस्ट्री देख सकते हो, एंड यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हुआ है वो देख सकते हो, यहाँ पे कौन सा URL है वो देख सकते हो, एंड यहाँ पे पैरामीटर्स देख सकते हो। यहाँ पे स्टेटस कोड, सर्वर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स में क्या आया है, HTML फाइल आइकॉन क्या आया है, वो सब यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड एट द एंड यहाँ पे आप देख सकते हो IP, ठीक है। अभी हम इंटरसेप्ट में चले जाते हैं, एंड अभी देखिए हमारा वेबसाइट है। अभी देखिए इस वेबसाइट में ये जो क्या है, ये इनपुट फील्ड है ना। अब इस इनपुट फील्ड में हम या तो नंबर डाल सकते हैं या तो कैरेक्टर डाल सकते हैं। अगर इस इनपुट फील्ड में कोई भी वैलिडेशन नहीं है तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे कुछ भी डालने का ट्राई करें तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये इनपुट फील्ड में वैलिडेशन है, तो ये बस नंबर ही एक्सेप्ट करेगा। तो इस केस में हमारे पास दो तरीके हैं इसको बाईपास करने के लिए। पहला है हम मैनुअली कोड को देखें, फ्रंट एंड कोड को, एंड इसको बाईपास करें। दूसरा है हम प्रॉक्सी यूज करें। तो हम एक एक करके दोनों देखेंगे। आपको क्या करना है, आपको इनपुट फील्ड में जाके लेफ्ट क्लिक करके इंटरसेप्ट करना है, एंड जैसे ही आप इंटरसेप्ट करोगे आप नोट करोगे कि यहाँ पे इसका कोड आ गया। अभी आप देखिए यहाँ पे ये इनपुट टाइप क्या दे रखा है, नंबर। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट नहीं डाल सकते। इनपुट का नेम ये हो गया, मिनिमम लेंथ 1 दे रखा है, मतलब मिनिमम एक कैरेक्टर या फिर एक नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैक्सिमम हम 255 कैरेक्टर डाल सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट दे रखा है। तो ये वैलिडेशन है। अगर इसको बाईपास करना है तो नंबर को हटा के हम क्या कर लेंगे, टेक्स्ट कर लेंगे। तो इसमें हम टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो एक बार हम ट्राई करते हैं। तो नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप कर लिया, एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया देखिए आप इनपुट फील्ड जो है हमारा वो चेंज हो गया। अभी वो टेक्स्ट में हो गया। अभी हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। एंड इसको हम भेज देंगे। तो अभी ये सर्वर के पास जाएगा। अब ये सर्वर के पास जा रहा है, एंड हमने इंटरसेप्ट ऑफ ऑन नहीं किया है। बट फिर भी अगर आप HTTP हिस्ट्री में जाएंगे तो कौन सा डेटा जा रहा है वो दिख जाएगा आपको। हमारे पास ऑलरेडी 2 रिक्वेस्ट है ना, उसके बाद एक ये रिक्वेस्ट आया, अब ये रिक्वेस्ट जा रहा है, अब पोस्ट मेथड जा रहा है। तो पोस्ट आपको पता ही है किस चीज के लिए यूज होता है,
कोई भी डेटा अगर ट्रांसफर करेंगे तो आप या तो गेट या तो पोस्ट के थ्रू करेंगे ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पोस्ट के थ्रू हमने डेटा ट्रांसफर किया। अब देखिए डेटा में हमने क्या दिया, यही वैल्यू दिया था, है ना। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स क्या आया, 200 होके आया। बट यहाँ पे कोई भी सर्वर बॉडी नहीं है, रिक्वेस्ट बॉडी नहीं है, सॉरी इसको रिस्पॉन्स बॉडी बोलते हैं। रिस्पॉन्स बॉडी क्या है, एम्प्टी है। इसका मतलब हमें वेब एप्लीकेशन या फिर वेब पेज में कुछ शो नहीं होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमें कुछ शो नहीं हुआ, ब्लैंक है ये। क्लियर। अभी अगर हम इसको बैक करेंगे ना, इस पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे, तो हमें फिर से इसको बाईपास करने के लिए फिर से कोड में चेंज करना पड़ेगा। अब ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया ना, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो तो हर बारी तो आप इसको चेंज नहीं करोगे कोड में। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इस रिक्वेस्ट को एक ही बार प्रॉक्सी में डालेंगे। एंड इसी रिक्वेस्ट को हम बार बार रिपीट करेंगे ताकि हमें मल्टीपल टाइम्स इसको फिर से इंटरसेप्ट ना करना पड़े। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पे जो इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है आप उसी को डाल दो, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स भी तो चाहिए। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा आप, मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा, मेन 1 to 255 कोई भी नंबर आप डाल सकते हो, मैंने एक रैंडम नंबर डाला। मुझको ये रिक्वेस्ट कैप्चर करना है तो इंटरसेप्ट में क्या करूंगा, ऑन कर लूंगा। यहाँ पे क्या मैं पिंग में मैंने कर दिया। अब देखिए ये मेरा बर्ड ब्लिंक कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेप्ट ऑन है, ये ट्रैफिक मैंने इंटरसेप्ट किया है, यहाँ पे उसका रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कोई भी वैलिडेशन अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। अभी इसको बार बार हमें ब्राउजर पे जाके यहाँ पे 1 टाइप करके फिर से इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना ना पड़े, इसके लिए हम इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करके रिपीटर में भेज देंगे। एंड इसका शॉर्टकट क्या रहेगा, Ctrl+R। एंड इसको हम ऑफ कर देंगे तो हम डायरेक्ट रिपीटर में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिस्पॉन्स है एंड रिक्वेस्ट है। मैं कुछ भी यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा तो मैं डायरेक्टली इसको सेंड कर सकता हूँ एंड रियल टाइम में मुझको सर्वर से रिस्पॉन्स आ जाएगा। रिपीटर का फायदा क्या है कि मुझको बार बार ब्राउजर में जाके यहाँ पे कोई भी एक इनपुट डाल के इंटरसेप्ट करके फिर से मुझको चेंजेस करके भेजना नहीं पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट हम रिपीटर में जाके रिक्वेस्ट को रिपीट करके कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यस अब यहाँ पे यस सर। हमारे पास कोई भी वैलिडेशन नहीं है तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये जो 1 है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम चेंज करें क्या, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, आप नंबर डाल सकते हो, आप नेम डाल सकते हो। बट टेस्टिंग में हम ये सारी चीजें नहीं डालते। टेस्टिंग के लिए हम क्या डालते हैं, हम कोड डालते हैं। अब किस तरीके का कोड डालते हैं, हम एसक्यूएल का कोड डालते हैं, हम कमांड डालते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है वेब एप्लीकेशन में कि सर्वर विंडोज या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, तो हम दोनों का कोड डाल सकते हैं, है कि नहीं। एंड हमने ये भी पढ़ा है कि लाइनक्स ज़्यादा यूज होता है क्योंकि वो फ्री है, तो हम लाइनक्स का कोड डाल सकते हैं। हम अपना खुद का PHP का कोड डाल सकते हैं। तो हम बहुत सारा कोड डाल सकते हैं। तो हम वही ट्राई करेंगे यहाँ पे। जब हम इस कोर्स के एंड में पहुंचेंगे तो आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा। अभी यहाँ पे क्या किया हमने, हमने एक पिंग किया है ना, पिंग रिक्वेस्ट है ये, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पिंग पिंग रिक्वेस्ट है। तो पिंग रिक्वेस्ट का हमारे पास क्या आएगा, रिस्पॉन्स आ गया ना, गॉट इट। सेम चीज को हम अगर लाइनक्स में करेंगे या फिर विंडोज में करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कमांड लिखेंगे ना पिंग, उसके बाद हम क्या टाइप करेंगे,
आईपी, समझ रहे आप? यही टाइप करेंगे ना। यस अब आप मान के देख लो कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड ये कमांड रन हो रहा है। ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो पार्ट है, इस पार्ट में आप अपना कोई भी एक नंबर एज अ इनपुट दे सकते हो। समझ रहे हो? तो हमने यहाँ पे एक इनपुट दिया, बट क्या हो अगर हम यहाँ पे कोलन लगा के एक दूसरा कमांड डाल दें? तो ये एक पूरा का पूरा दूसरा कमांड नहीं हो गया? फर्स्ट कमांड ये हो गया एंड देन सेकंड कमांड ये हो गया, है ना? समझ रहे हो? यस तो हमारा एक कमांड ये रन होगा, एक कमांड ये रन होगा। इफ सर्वर वल्नरेबल होगा तो वो दोनों कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। ये जो चीज है, लाइनक्स में दो कमांड अगर आपको एक साथ रन करना हो तो हम कोलन को यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम सेमीकोलन बोलते हैं। सेमीकोलन को यूज करते हैं लाइन एंड करने के लिए। तो ये कमांड का लाइन एंड हुआ, अब यहाँ पे दूसरा कमांड आ गया, तो इसको हम ट्राई करते हैं। अभी अगर मैं इसको सेंड करूंगा तो आप यहाँ पे देखिएगा, इसने वो चीज एक्सेप्ट कर लिया। पहले इसने ये आईपी का कमांड रन किया एंड यहाँ पे रिस्पॉन्स दे दिया। दूसरा इसने एलएस का कमांड रिस्पॉन्स में एज अ दे दिया। ठीक है, अभी आपको अपने लैब के लिए क्या करना है, फाइल डॉट टीएक्सटी इसको एक्सेस करके मुझको फ्लैग सेंड करना है एंड इसको एज अ रिपोर्ट बनाना है। सबसे पहले आप वेबसाइट में गए, वेबसाइट में आपने क्या एनालाइज किया? स्टेप 1 वेबसाइट में गए, स्टेप 2 हमने ये एनालाइज किया, हमने बर्प ओपन किया, हमने रिपीटर में गए। तो इन सबको आपको एज अ स्टेप बनाना है और एक पीडीएफ मेंटेन करना है। इस पीडीएफ में प्रॉक्सी से रिलेटेड सारे लैब्स इसी में होंगे, लैब 1, लैब 2, लैब 3, एंड ये पीडीएफ आपको मुझको मेंटेन करके भेजना पड़ेगा। ओके, लैब आपको मिल जाएंगे। तो ये हमने एक बेसिक चीज देखा, इंटरसेप्ट, हिस्ट्री, है ना, रिपीटर एंड ये सब के बारे में। इन चीजों को छोड़ के हमारे पास मैच एंड रिप्लेस ऑप्शन भी है। अभी मैच एंड रिप्लेस ऑप्शन क्या है, कोई बताएगा? कोई बताएगा मैच एंड रिप्लेस ऑप्शन? सर इसमें हम कुछ भी हमें ढूंढना हो जैसे रिक्वेस्ट में या फिर रिक्वेस्ट में, तो फिर हम क्या करते हैं इसमें फाइंड करते हैं, फिर उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यूज़र एजेंट है, उसमें हमें ब्राउज़र का वो चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड के थ्रू भेज सकते हैं पीसी पे होके वो सब। ओके, यस सर, इसमें रूल्स ऐड हो जाते हैं जो भी हमें चेंज करना है। तो हम इस पे रूल्स ऐड करेंगे ताकि हमें बार बार सेम चीज को चेंज ना करना पड़े। तो यहाँ पे हम एक रूल लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में यूजर एजेंट है एंड ये यूजर एजेंट का वैल्यू है। अब ये जो सर्वर है ना, फ्रंट एंड में भी वैलिडेशन रहता है, सर्वर में भी वैलिडेशन रहता है। वैलिडेशन आपका आईपी, यूजर एजेंट, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपका जो वैलिडेशन है वो आईपी बेस हो सकता है, यूजर एजेंट बेस हो सकता है, फिर मैक एड्रेस बेस हो सकता है। एंड
कोई भी वेबसाइट आपका रिक्वेस्ट या तो आईपी देख के ब्लॉक कर देगी, या तो यूजर एजेंट देख के ब्लॉक कर देगी, या तो मैक एड्रेस देख के ब्लॉक कर देगी। सेम वाईफाई में भी ऐसे ही होता है ना, किसी डिवाइस को आपको ब्लॉक करना है तो आप आईपी या फिर मैक एड्रेस के थ्रू ब्लॉक करोगे। सिमिलरली वेब एप्लीकेशन में डिफरेंट सारे वैलिडेशंस रहते हैं, इन सबको हम रूल्स बोलते हैं, फायरवॉल रूल्स, ठीक है। तो क्या हो अगर इस वेब एप्लीकेशन ने ये यूजर एजेंट ब्लॉक कर दिया एज अ मैलिशियस बोल के, क्योंकि हम यहाँ पे कमांड रन करने का ट्राई कर रहे हैं ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम मैनुअली हर एक रिक्वेस्ट में हम मैनुअली डिफरेंट यूजर एजेंट तो डाल नहीं सकते ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऑटोमेशन यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऑटोमेशन यूज करेंगे। अब ऑटोमेशन के लिए बर्ड में हमारे पास एक ऑप्शन रहता है जिसको हम बोलते हैं मैच एंड रिप्लेस। सिंपली आप ऐड पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट हेडर बॉडी, रिस्पॉन्स हेडर, रिस्पॉन्स बॉडी, रिक्वेस्ट पैरा नेम, पैरा वैल्यू, रिक्वेस्ट फाइल लाइन, इन सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हो। हेडर आपको पता है यूजर एजेंट, रिक्वेस्ट बॉडी आपको पता है, रिस्पॉन्स हेडर, रिस्पॉन्स बॉडी भी सेम है। अब रिक्वेस्ट पैरामीटर नेम, जैसे कोई भी पैरामीटर का वैल्यू रहता है ना, ID1 ID2, तो उन सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हो। बट सबसे मोस्ट एंड कॉमन क्या है, रिक्वेस्ट हेडर एंड कभी कभी रिक्वेस्ट बॉडी या तो रिस्पॉन्स बॉडी। तो चलिए हम रिक्वेस्ट हेडर को यहाँ पे हम चेंज करें, ठीक है। अभी यहाँ पे ये रिजेक्ट्स देख रहे हैं आप, इसको हमें समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे ऐसे देना है आपको रिजेक्ट्स, इसको रिजेक्ट्स बोलते हैं। यूजर एजेंट दिया, उसके बाद यहाँ पे स्टार दिया, उसके बाद हमने डॉलर का साइन दिया। इसका मतलब क्या है, ये हो गया स्टार्टिंग लाइन, ये क्या है एंडिंग लाइन। अब स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन ये है ऑल। स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कुछ भी आए वो रिप्लेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, समझ रहे हैं आप। ओके। तो रिजेक्ट्स ऐसे काम करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं रिजेक्ट्स यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। ये बर्फ है, हमें मैच करना है, ये रिजेक्ट्स में हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए रिजेक्ट्स आपको चेक करना है, क्योंकि रिजेक्ट्स लगाया ना आपने। मैं आपको बताता हूँ कि रिजेक्ट्स ना हो तो क्या क्या होता है। अभी मैं यूजर एजेंट को मैंने कॉपी किया, मुझको ये एग्जैक्ट चीज रिप्लेस करना है, ये कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, तो टेस्ट में आपने नोट किया यूजर एजेंट एंड ये हमारा वैल्यू आ गया। अभी अगर मैं रिजेक्ट्स को हटा दूं एंड फिर से टेस्ट करूँ तो हमारा क्या आया, क्या आया, यूजर एजेंट तो आया लेकिन ये वैल्यू नहीं आया, है ना, समझ रहे हो। यस। इसीलिए हम रिजेक्ट्स को हमें चेक करना है, स्टार्टिंग टू एंडिंग लाइन हमें चेंज करना है ना, चाहे कुछ भी हो यहाँ पे स्टार्टिंग टू एंडिंग लाइन चेंज करना है। इसलिए हमें रिजेक्ट्स पे क्लिक कीजिए। अभी हम टेस्ट करेंगे तो देखिए, अब इसको हम ओके कर देंगे, ओके हो गया।
ठीक है, अभी हमारा कौन सा था, ये था आई गेस। हाँ नहीं, ये नहीं था। हमारा कौन सा था? हाँ, हमारा ये था ना, तो ये ऑलरेडी इनेबल है, आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा इनेबल है ना। यहाँ पे और भी यूजर एजेंट है, जैसे कि मोजिला 4, मोजिला 5, लाइनक्स, विंडोज। जमतारा सबका बारी आएगा। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे ये है। अभी हम यहाँ पे इंटरसेप्ट में जाते हैं। अब हम यहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगे अपने रिक्वेस्ट को, देखते हैं ये अप्लाई एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। मैंने इसको सेंड किया। अब यहाँ पे आप यूजर एजेंट अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या बन गया, क्या बन गया यहाँ पे? हैक द बॉक्स। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक हो गया, हमने कुछ चेंजेस नहीं किए इसमें। अभी हम इसको रिपीटेड में कर देंगे। सॉरी, रिपीटेड में तो नहीं किया, फिर से इंटरसेप्ट करते हैं। फिर से हैक द बॉक्स। यहाँ पे यूजर क्या है, हैक द बॉक्स है। ठीक है, अभी ये तो हमने किया मैच एंड रिप्लेस यूज करके रिक्वेस्ट हेडर। अभी हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बॉडी को हम मैनिपुलेट करेंगे। सिमिलरली इस बार हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स बॉडी को मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट कीजिए, जब हमारे पास इसका रिस्पॉन्स आया तो रिस्पॉन्स में हमने क्या क्या मंगाया हमारे साथ, वैलिडेशन आया ना। यहाँ पे क्या वैलिडेशन है, इनपुट टाइप नंबर। तो इसको बार बार हमें टेक्स्ट करना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे भी एक क्या लगा देंगे, ऑटोमेशन। एंड इसको हम ऑटोमेटिकली जब भी हमारे पास कोई रिस्पॉन्स है इसको हम चेंज करेंगे टू टेक्स्ट। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, सिंपली हम ये कॉपी करेंगे पूरा। यहाँ पे हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, टेक्स्ट चाहिए ना, डाल दिया। क्या इस बार हम रिजेक्ट्स ऑन करेंगे, बताओ? कोई आइडिया? क्या इस बार हम रिजेक्ट्स को चेक करेंगे? शायद नहीं। तो इस बार हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये एग्जैक्ट लाइन ही चेंज करना है ना, ये एग्जैक्ट लाइन मॉडिफाई करना है। ठीक है, रिजेक्ट्स लगाएंगे तो इसके बाद कुछ भी आ जाए ये चेंज कर देगा, बट हमें ये नहीं करना। अब देखिए हम टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट में यहाँ पे देखिएगा कंटेंट टाइप क्या आ गया,
ये आ गया ना, समझ रहे हो? कंटेंट टाइप क्या आ गया, टेक्स्ट और HTML आ गया। तो इसको हम एप्लीकेबल अप्लाई कर देते हैं, रिस्पॉन्स बॉडी एंड ये ओपन है। अभी इसको हम टेस्ट करते हैं, इंटरसेप्ट में जाएंगे एंड हमारा वेब कहाँ है? अब यहाँ पे देखिए नंबर है, ये गया इंटरसेप्ट, ओके इसको हम ऑफ कर देंगे। अब बैक रेस्पॉन्स आया, अब रेस्पॉन्स में अभी भी क्या है, नंबर है, ठीक है। अभी हम देखते हैं रिस्पॉन्स क्या, रिक्वेस्ट किया, अब ये रिस्पॉन्स अभी भी इसमें क्या है, नंबर है, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रिस्पॉन्स कैप्चर करना पड़ेगा। जब तक आप रिस्पॉन्स कैप्चर नहीं करोगे तब तक ये चीज़ अप्लाई ही नहीं होगा। यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स कैप्चर किया, इसको हमने फॉरवर्ड कर दिया। अभी भी इसमें क्या दिख रहा है, इसमें अभी भी इसमें नंबर ही दिख रहा है ना। आई थिंक इसका फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ है, 1 मिनट। हम्म, अगर यहाँ पे तो सही हो रहा है। हम्म, एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। हमने भेजा 1, या ये हो गया। ओके आई गेस कि यहाँ पे हमारा फिल्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा है। एक बार हम इसको एज अ रिजेक्ट करके देखें। आई डोंट नो ये काम क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे।
हमने रिस्पॉन्स बॉडी सेलेक्ट कर लिया, टाइप भी हमने करेक्ट सेलेक्ट किया है। ओके, इनेबल्ड ही है ये। ओके, रिजेक्ट्स। यहाँ पे ऑटो मॉडिफाई ये इनेबल भी है। ओके, लॉजिकली ये होना चाहिए आई गेस कि यहाँ पे कुछ इशू है। अभी हम क्या करते हैं, इसको दोबारा करते हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ इशू है, ये रिक्वेस्ट कैप्चर कर रहा है बट इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है ना, यहाँ पे रिस्पॉन्स जो बॉडी है वो बॉडी एम्प्टी है, ठीक है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी होता एंड बॉडी में अगर सेम टेक्स्ट मैच हो जाता तो वो हो जाता। गॉट इट? तो आपको ये ट्राई करना है। अभी आपको ये चीज़ सॉल्व करना है, ठीक है? तो ये आपका चैलेंज है, आपको अभी सॉल्व करना है। आप इसको अभी सॉल्व कीजिए। चलिए आप अपना मोबाइल, अपना मशीन जो भी है वो निकाल लीजिए। ये आईपी जो है, मैं आपको आईपी देता हूँ। मैं आपको एक बार न्यू लैब का लिंक दे देता हूँ। तो आप रेडी हैं करने के लिए? मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। आपको ये करना है, ठीक है? तो जब भी पिंग करेंगे ना तो ls ये आपका ऑटोमेटिकली ऐड होना चाहिए। रेडी? यस सर। ओके। सर अभी कर रहा हूँ, हुआ नहीं है अभी।
अभी रूल ऐड किया है मैंने, पर अभी टेस्ट करके नहीं देखा। ठीक है, तो हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी को पता है इनकोडिंग डिकोडिंग? इनक्रिप्ट वैल्यू को डिकोड करना है, इसमें हम डाल सकते हैं जैसे कोई भी इंक्रिप्शन वैल्यू उसको हम यहाँ डिकोड करके दे सकते हैं, या कोई प्लेन टेक्स्ट वैल्यू डाल के उसको इनकोड कर सकते हैं वहाँ से, बेस 64 में, स्काई में, हेक्स में। यहाँ पे मैंने एक टर्म बोला, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। कोई जानता है इसके बारे में? कोई आइडिया? Encoding means encryption the code. Decoding means decrypt the code. नहीं। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये अलग चीज हो गई। ओके, जो रूल हमने लगाया था वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम टेक्स्ट कुछ भी डाल सकते हैं ना, वर्ब के थ्रू आई गेस, या तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा अपने एंड पे, ओके, ठीक है ना। गर्भ आप हो ना यहाँ पे? हेलो। यस सर, यस सर। तो अभी हम इसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं, इसको हम भेजेंगे रिपीटर पे। रिस्पॉन्स देखते हैं। ओके, रिस्पॉन्स काफी टाइम लग रहा है आने में। यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो पार्ट है ना ये रन नहीं हुआ, ये फर्स्ट पार्ट बस रन हुआ, क्यों? कोई बता सकता है? कोई आइडिया? कमांड तो सही है। सर एलएस के बाद शायद सेमीकोलन नहीं आएगा। नहीं, या सेमीकोलन डाल देते हैं फिर। कैट का सी बड़ा करो। बट लाइनक्स तो केस केस सेंसिटिव है ना। अरे भाई, हाँ केस सेंसिटिव है बट क्या इशू है? कोई आइडिया? एक मिनट वेट, एक मिनट हो जाता हूँ, एक मिनट करो, मैंने करा था, मेरे में भी ऐसे इशू आया था। एक मिनट दीजिए। गर्भ आप भी सोचिए, एक बार लैब रिफ्रेश करना। आप ये लैब, आईटी यूज कर लो। एक मिनट दो, वेट। बबशूट डी 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 डाटा।
दिखाना आपने क्या करा है इसमें, वेट करना। एक मिनट मैंने जो करा था। ओके, तो इसको हम समझते हैं फिर। मैं बताता हूँ इसको ना, आपको एलएस के बाद सेमीकोलन हटा के स्पेस हटाओ, हो जाएगा आपका। ओके, तो इसका हम लॉजिक समझते हैं। देखिए, जब भी कभी हम HTTP रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करते हैं एंड सर्वर के पास भेजते हैं, तो कुछ हमें ऐसे कैरेक्टर्स रहते हैं जिसको हमें इनकोड करना पड़ता है। ठीक है, अगर वो कैरेक्टर्स आप इनकोड नहीं करेंगे तो सर्वर प्रॉपरली आपका रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा, जैसे इस केस में हो रहा है। कमांड तो सही है लेकिन सर्वर प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहा है ना। नहीं, इसमें हम एलएस यूज ही नहीं करेंगे ना सर। नहीं, विदाउट मैं एलएस आप कैट कमांड डालेंगे तो आप रीडेबल कर पाएंगे फाइल को। ओके, तो इस केस में देखिए, ये जो कमांड है, ये कमांड सही है लेकिन सर्वर इसको प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहा है। अब इसका रीजन क्या है? ये रीजन ये है कि हमने इस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई किया एंड हमने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो इनकोड करने पड़ते हैं। वो कैरेक्टर्स हम इनकोड नहीं कर पाएंगे, इनकोड नहीं करेंगे तो सर्वर इस चीज को रीड नहीं कर पाएगा। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग है। फर्स्ट हम देखेंगे यूआरएल इनकोडिंग। अब यूआरएल इनकोडिंग क्या है? तो देखिए, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स रहते हैं जो आपके रिक्वेस्ट को ब्रेक कर देंगे। सबसे पहला कैरेक्टर है स्पेस, दूसरा कैरेक्टर है ये एज अ सेपरेटर काम करता है, एंड तीसरा कैरेक्टर है हैश, ये एज अ फ्रैगमेंट काम करता है। अब फ्रैगमेंट क्या है? स्पेस एम्परसेंट और फ्रैगमेंट, ये जो तीन चीज है ना, ये तीन चीज स्पेशल मीनिंग रखता है, तो इसको आपको क्या करना पड़ता है? इनकोड करना पड़ता है। सर मेरे में चल गई वो कैट वाली कमांड। ओके, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है? हमें इनकोड करना पड़ता है। अब इनकोडिंग के लिए हम यूआरएल इनकोडिंग ही क्यों चूज करते हैं? क्योंकि हम HTTP पे काम कर रहे हैं ना, तो हमें इन चीजों को यूआरएल पे इनकोड करना पड़ता है। डिफरेंट इनकोडिंग भी रहते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इन चीजों को हमने इनकोड कर लिया, देन आगे हम भेजेंगे तो ये चीजें काम कर जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटिक्स। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे हैज लगा हुआ है, ठीक है, पेज हैज के बाद वन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हैज है ना, इसके बाद कुछ भी हो ये सर्वर के पास नहीं जाएगा, ये फ्रंट एंड पे ही प्रोसेस होगा। ये रिक्वेस्ट है, हैज के बाद कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर के पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंट बोलते हैं, फ्रैगमेंट आईडी बोलते हैं। समझ गए? हैश के बाद कुछ भी चीज सर्वर पे नहीं जाता। जनरली आपने वेबसाइट पे देखा होगा ना, हैश 1, हैश 2, हैश 3, ऐसा कुछ कुछ तो रहता होगा हैश। कोई भी वेबसाइट पे हैश के बाद कुछ भी चीज हो वो सर्वर के पास नहीं जाता है। अगर मैंने आपको आज एक वेबसाइट दिया था, उस वेबसाइट में आपने देखा होगा
हैश के बाद कुछ था, दैट मीन्स हैश के बाद कुछ भी होगा वो सर्वर के पास नहीं जाएगा, वो लोकली प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट बोलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे स्पेस के थ्रू हमारा रिक्वेस्ट ब्रेक हुआ था, यहाँ पे सब चीज था लेकिन स्पेस के थ्रू हमारा रिक्वेस्ट क्या हुआ था, ब्रेक हुआ था। अगर स्पेस को हम इनकोड कर दे तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा रिक्वेस्ट चल जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि हमारा रिक्वेस्ट चल जाएगा। तो देखिए इनकोड हम कैसे करेंगे, यूआरएल इनकोड करेंगे। अब देखिए यूआरएल इनकोड करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके बर्प में ही सारा चीज दिया हुआ है। बर्प में जाइए, जैसे कि आपने बोला मैं इसको हटा देता हूं। अब मैं इसको सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट टू कन्वर्ट यूआरएल, यूआरएल डिकोड है ना, इनकोड। अब मैं इसको इनकोड कर देता हूँ, तो क्या हो गया, ये यूआरएल इनकोड हो गया पूरा कैरेक्टर्स। बट मुझको पूरा कैरेक्टर तो करना नहीं है, मुझको क्या करना है, मुझको यहाँ का स्पेस बस डिकोड करना है, सॉरी इनकोड करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, यूआरएल इनकोड कैरेक्टर। अभी क्या हो गया, यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया ना। अभी मैं यहाँ पे इसको सिंपली प्लस दे देता हूँ। अभी मैं ये रन करूंगा तो क्या ये मेरा फाइल एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, कौन बताएगा। कौन कौन बताएगा। हो जाएगा सर शायद। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने इसको एग्जीक्यूट किया। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्लैग आ गया ना, बट इसका कोई भी कंटेंट आया, कंटेंट नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है, तो वो वाली कमांड नहीं चली, कैट वाली। जी सर यहाँ पे एक बार ls के बाद सेमीकोलन लगाओ, और फिर एक बार कैट वाली कमांड के बाद भी सेमीकोलन लगाओ, तो फिर चल जाएगी। यस सर, अभी यहाँ देखिए, पे भी सेमीकोलन। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ये वाला चीज काम किया होगा। मैं यहाँ पे %20 लगा देता हूँ, जो कि स्पेस का यूआरएल इनकोडेड वर्जन है। अभी देखिए, आई थिंक मेरे फ्लैग का नाम में कुछ इशू है। एक बार मशीन रिफ्रेश कर लो। हम्म। सर मेरे में चल गया था वो, मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड भी किया है। ओके वेरी गुड, हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। अभी हम इस चीज को रिमूव कर देते हैं। कैट, देन आप लोगों ने फ्लैग डॉट टीएक्सटी लगाया ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, आ गया। ठीक है, अभी ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस में या फिर इस स्पेस को हमें यूआरएल इनकोड करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं चलता है। तो यूआरएल इनकोड करने के लिए आप %20 भी लगा सकते हो, तब भी चलेगा। प्लस भी लगा सकते हो, तब भी चलेगा। अभी यहाँ पे देखो, ls, अभी मैं ये करूंगा तो चलेगा क्या, तब भी चला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2-3 कमांड दिया। अभी अगर मैं प्लस हटा दूं तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा कमांड ब्रेक हो गया, सॉरी यहाँ पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप सिंटेक्स का कलर देख सकते हो,
वाइट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कमांड ब्रेक हो गया। ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस ऐड किया, सही है। तो जब भी आप रिक्वेस्ट मॉडिफाई करो, आप मेक श्योर करो ये जो कैरेक्टर्स हैं, जो रिस्की कैरेक्टर्स हैं, जैसे स्पेस, एम्परसेंट और हैश, इनको आप यूआरएल इनकोड करो। यूआरएल इनकोड कैसे करोगे? मैंने आपको फीचर दिखा दिया ना बट में। कोई डाउट किसी को यहाँ पे? नो सर। नो। ओके। अब दूसरे टाइप का इनकोडिंग भी रहता है यूआरएल इनकोड में, जैसे फुल यूआरएल इनकोडिंग, यूनिकोड यूआरएल इनकोडिंग। अब देखिए, फुल यूआरएल इनकोडिंग, इनकोड ऑल कैरेक्टर नॉट जस्ट द कीवर्ड। जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारा इनकोड कर देगा। यूनिकोड यूआरएल इनकोडिंग जो है ना, स्पेशल कैरेक्टर लाइक नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स, जैसे कोई इमोजी हो गया ना, ये इमोजी हो गया, इसको भी इनकोड कर देगा। अब डिकोडिंग पे आ जाते हैं। कई बार वेब एप्लीकेशन रेस्पॉन्स भेजती है, रेस्पॉन्स में कुछ कैरेक्टर्स या फिर कुछ चीजें रहती हैं जो कि हमें इन डिकोड करनी पड़ती है। तो सबसे पहले यूनिकोड, बेस 64, ASCII, HTML, है ना। तो ये सारे कुछ इनकोडिंग मैकेनिज्म्स हैं जो कि सर्वर या फिर वेब एप्लीकेशन यूज करती है, एंड इनको हमें क्या करना है? डिकोड करना पड़ता है। तो यूआरएल इनकोडिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक टेक्स्ट दिया हुआ है। ये क्या है? ये इनकोडेड वैल्यू है। गॉट इट? इसको मैं कॉपी करता हूँ, वर्ड पे ले जाऊंगा। अभी देखिए, अगर इसको मुझको डिकोड करना है तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं डिकोडर। डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे अपना वैल्यू, हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। आपको डिकोड करना है या इनकोड करना है, यहाँ पे चूज कीजिए। मुझको डिकोड करना है। अभी डिकोड आपको यहाँ पे करना है, डिकोड यूआरएल। ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारा ये रहेगा, डिकोड बेस 64। तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हमारा थर्ड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप में इनकोडेड वैल्यू आ गया ना, समझ रहे हो? डिकोडिंग वैल्यू आ गया सर। हाँ, ये हमारा इनकोडिंग वैल्यू है। ये इनकोडिंग वैल्यू तो यहाँ पे आ गया ना। ये डिकोडिंग आ गया हमारा। हम्म, तो ये जो इनकोडिंग वैल्यू है, आप नोट कीजिएगा, जो कुकीज होती हैं, जो है कुकीज हेडर्स होती है ना, वो इनकोडेड वैल्यूज यूज करती हैं। तो उसको आप डिकोड करके यहाँ पे कुछ भी आप मॉडिफाई करके उसको आगे डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे फॉल्स है तो आप इसको ट्रू कर दोगे, तो ये जो वेब एप्लीकेशन है वो एडमिन एक्सेस आपको अलाउ कर सकती है। अब इसको डिकोड करना पड़ेगा। तो सेम जैसे हमने इसको इनकोड किया, हम उसको डिकोड भी कर सकते हैं। हमने फर्स्ट क्या किया? इनकोड किया। अब हम क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। तो डिकोड हम कैसे करेंगे? हमारे यहाँ से करेंगे। हमने क्या किया था? बेस 64 किया ना, लास्ट हमारा डिकोड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इनकोड एज बेस 64 हो गया। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे? इनकोड एज यूआरएल, ये भी हो गया। समझ रहे हो? तो ये हमारा यूआरएल इनकोडिंग हो गया। किसी को कोई डाउट? नो। नो सर। तो ये है
इनकोडिंग, एंड ये इसका रिजल्ट है, डिकोडेड वैल्यू। एंड ये हमने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट को इनकोड किया, ठीक है। डिकोडेड आप लोगों को समझ में आ गया? यस। सेम ये चीज को आप एक बार इनकोड करना। अभी आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा ये, आपको इस वैल्यू को डिकोड करना है, ठीक है। डिकोडर यूज करना है आपको, मैं एक वैल्यू दूंगा, डिकोडर यूज करना है एंड इस वैल्यू को आपको डिकोड करना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपका ये स्टेप कंप्लीट हो गया तो आपका रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप इनकोड डिकोड कुछ भी कर सकते हो, इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मल जो टूल होता है, अगर ये वाला इनकोड हो गया तो आपको फिर से ये यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, फिर से इसको ये करना पड़ेगा, है ना, डिकोड यहीं से करना पड़ेगा। लेकिन वर्ब में ऐसा नहीं होता, वर्ब में फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट किया, सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, डिकोड करेंगे तो वो भी वैसा ही होगा, इनकोडिंग डिकोडिंग सेम है। जैसे मैंने इसको HTML में क्या किया, इन डिकोड कर दिया ना, तो यहाँ पे देखिए HTML कैरेक्टर्स आ रहे हैं। फिर से मैं इसको इनकोड करूंगा बेस 64 में, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया। अगर सेम मुझको डिकोड करना है तो इसी ऑर्डर पे मुझको डिकोड करना पड़ेगा, समझे? तो किसी का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो। तो ये नो सर। जो इनकोडेड वैल्यू है मैं दे दूंगा, ये आप लोग को करना पड़ेगा, एंड ये जो लैब मैंने अभी दिया वो आपको अभी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। सर ये वैल्यू भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। हाँ, मैं आपको एक जिप फाइल, आप वेट कीजिए एक मिनट। ओके सर। ओके, आप लोग को वैल्यू चली गई होगी, फ्लैग आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। मैं आपको इसको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ओके, तो फिर आज हम यहीं पे एंड करते हैं। हेलो, यस सर। ओके, फाइल आप लोग को मिल गया? यस सर मिल गया। ओके, फिर हम आज यहीं पे एंड करते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।